वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम BPCC 132 सामाजिक मनोविज्ञान के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे। इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, जिसमें आपको पासिंग मार्क्स 18 लाने हैं। इसमें आपको दो पार्ट में इसको क्वेश्चन पेपर को डिवाइड कराया गया है, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन करना है और एक पार्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर लगभग 300 शब्दों में होना चाहिए। पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक को परिभाषित कीजिए, इसकी प्रकृति और दायरे का क्षेत्र का वर्णन कीजिए। सामाजिक वैज्ञानिक यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक दूसरे के बारे में कैसे सोचते हैं तथा कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सामाजिक मनोविज्ञान उन मानसिक अवस्थाओं एवं प्रभाव का अध्ययन करता है जो मनुष्य में उनके पारस्परिक संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं। यह विज्ञान मनुष्य की उन भावनाओं, विश्वासों और कार्यों में पाए जाने वाले उन समानताओं को समझाने और वर्णन करने का प्रयत्न करता है जिनके मूल में मनुष्य के अंदर होने वाली अंतःक्रियाएं या सामाजिक कारण रहते हैं। रॉबर्ट ए बैरन तथा जॉन बायन सामाजिक मनोविज्ञान में यह कठिनाई 2 कारणों से बढ़ जाती है: विषय क्षेत्र की व्यापकता एवं इसमें तेजी से बदलाव। सामाजिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो सामाजिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार और विचार के स्वरूप व कारणों का अध्ययन करता है। सामाजिक मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। मनोविज्ञान के अन्य विशिष्ट शाखाओं का भी बहुत सी सामग्री इसमें समाहित है। व्यक्ति व्यवहार, संगठित या असंगठित समाजीकरण की प्रक्रिया, समूह तथा असमूह व्यवहार, नेतृत्व तथा इसके पक्ष, मनोवृत्ति, रूढ़ियां एवं पूर्वग्रह, भीड़ व्यवहार, अभिप्रेरणा, संज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, प्रचार, जनमत, अफवाह, भाषा तथा संप्रेषण, सामाजिक वैविध्य, आक्रमणशीलता, उग्र व्यवहार, सांप्रदायिक एवं जातीय दंगे, भूमिका संघर्ष, फैशन इत्यादि अनेकों विषयों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व। सामाजिक मनोविज्ञान का महत्व इस दौर में बढ़ता ही जा रहा है। सामाजिक मनोविज्ञान के महत्व को इसकी अध्ययन वस्तु के आधार पर अलग अलग रूप से प्रस्तुत करके स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्ति को समझने में सहायक। सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा ही संस्कृति और व्यक्तित्व में संबंध, सामाजिकरण, सीखने की प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार, व्यक्तिगत विभिन्नता, उद्योगात्मक व्यवहार, स्मरण शक्ति, प्रत्यक्षीकरण, नेतृत्व क्षमता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। समाज विरोधी व्यवहार के सामाजिक तथा मानसिक कारणों को उजागर करके उनके व्यक्तियों के उपचार को सामाजिक मनोविज्ञान ने संभव बनाया है। माता पिता की दृष्टि से महत्व। बच्चे के पालन पोषण में, सामाजिकरण में तथा व्यक्तित्व के विकास में किस प्रकार की परिस्थितियाँ ज़्यादा उपयुक्त होंगी और इनके तरीके क्या हैं कि वैज्ञानिक जानकारी सामाजिक मनोविज्ञान के द्वारा होती है। इसका ज्ञान बच्चों का बाल अपराधी, कुसंग, मादक द्रव्य व्यसन से बचा सकता है। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को संस्कारवान तथा स्वस्थ व्यक्तित्व वाला बनाना चाहता है। समाज सुधारकों और प्रशासकों के लिए समाज में कई कुरीतियाँ, बुराइयाँ, विचलित व्यवहार एवं आपराधिक गतिविधियाँ, समस्याएं, सामाजिक तनावों, सांप्रदायिक दंगों, जातिगत दंगों के कारण तथा उनको रोकने के उपाय की जानकारी सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन के द्वारा समाज सुधारकों तथा प्रशासकों की होती है, जिसके द्वारा उन्हें इन समस्याओं को दूर करने में सहायता मिलती है। सामाजिक मनोविज्ञान के अध्ययन द्वारा समाज सुधारकों को तो लाभ प्राप्त होता ही है, यह प्रशासकों को भी विविध तरह से लाभ पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कीमा को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार एवं प्रभाव की व्याख्या कीजिए। बालक के मस्तिष्क में जो चीज़ें पहले से जमा होती है तथा बालक पहले से मस्तिष्क में उपस्थित चीज़ों के उपयोग करके किसी वस्तु के प्रति धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा को समझने के लिए एक उदाहरण को लेते हैं। एक दिन एक बालक एक पक्षी को देखता है तो वह पूछता है पापा से क्या है, तो उसके पापा बताते हैं कि कौवा। बालक फिर अगले दिन एक कबूतर को देखता है तो उसे कौवा कहकर बुलाता है। बालक कबूतर को कौवा इसलिए कहता है, कबूतर भी कौवा की तरह दिखता है। बालक के मस्तिष्क में यह बातें बैठ जाती है कि पास 2 पैर, पंख जो उड़ सकता है, वह सारी चीज़ें कौवा हैं। बालक के मस्तिष्क में जो बातें पहले से जमा थी उसी के आधार पर बालक कबूतर को कौवा कहता है। इसे ही स्कीमा कहते हैं। इसमें का स्कीमा के प्रकार, कई प्रकार के स्कीमा हैं जो अपने आसपास की दुनिया को समझाने में सहायता करते हैं। जिन लोगों के साथ हम बातचीत करते हैं और यहाँ तक कि स्वयं को भी स्कीमा के प्रकारों में शामिल हैं ऑब्जेक्ट स्कीमा, जो हमें निर्जीव वस्तुओं को समझने और व्याख्या करने में मदद करते हैं, जिसमें विभिन्न वस्तुएं क्या हैं और वह कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास एक स्कीमा है कि एक दरवाज़ा क्या है और इसका उपयोग कैसे करें। हमारी डोर स्कीम से स्लाइडिंग डोर, स्क्रीन डोर और रिवॉल्विंग डोर जैसी उपश्रेणियों में शामिल हो सकती है। व्यक्तिगत सीमा जो विशिष्ट लोग को समझने में हमारी सहायता करने के लिए बनाया गया। उदाहरण के लिए अपने महत्वपूर्ण दूसरे के लिए एक स्कीमा
में व्यक्ति को देखने का तरीका, उनके कार्य करने का तरीका, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं और उनके व्यक्ति लक्षण शामिल होंगे। सामाजिक योजना जो हमें यह समझने में मदद करती है कि विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति मूवी देखने की योजना बना रहा है तो उनकी मूवी स्कीमा उन्हें मूवी थिएटर में जाने पर अपेक्षित सामाजिक स्थिति के प्रकार के एक सामान्य समझ प्रदान करती है। इवेंट स्कीमा जिसे स्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जो किसी दिए गए इवेंट के दौरान अपेक्षित क्रिया और व्यवहारों के अनुक्रम को शामिल करता है। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति फिल्म देखने जाता है तो वह थिएटर जाने, अपना टिकट खरीदने, सीट चुनने, अपने मोबाइल फ़ोन को चुप कराने, फिल्म देखने और फिर थिएटर से बाहर निकलने का अनुमान लगाते हैं। स्व स्कीमा जो हमें स्वयं को समझने में मदद करती है, वह इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि क्या हम जानते हैं कि हम अब कौन है, हमारे तीन में कौन सा, भविष्य में कौन हो सकते हैं। और रोल स्कीमा जो हमारी अपेक्षाओं को शामिल करता है कि एक विशिष्ट सामाजिक भूमिका में एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करे। उदाहरण के लिए हम उम्मीद करते हैं कि एक वेटर गर्मजोशी से भरा और स्वागत करने वाला होगा, जबकि सभी वेटर इस तरह से कार्य नहीं करेंगे। हमारा स्कीमा प्रत्येक वेटर की हमारी अपेक्षाओं को निर्धारित करता है जिसके साथ हम बातचीत करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा हमने 4, अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिए और इसके प्रकार एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। अभिवर्ती व्यक्ति का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवर्ती को आंग्ल भाषा में एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एप्टस शब्द से बना, इसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवर्ती का संबंध अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से। यह एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करते हैं। अभिवर्ती को ही कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। ऑलपोर्ट के अनुसार अभिवर्ती प्रत्युत्तर देने में कि वह मानसिक तथा स्नायुविक तत्परताओं से संबंधित अवस्था है जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा जिसके व्यवहार पर निर्देशात्मक तथा ज्ञातात्मक प्रभाव पड़ता है। वुडवर्थ के अनुसार अभिव्यक्तियों की मत रुचि या उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियां हैं जिनमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता निहित है। अभिव्यक्ति के प्रकार, पहला आपका विशेष अभिव्यक्ति, दूसरा सामान्य अभिव्यक्ति, तीसरा नकारात्मक अभिव्यक्ति, चौथा आपका सकारात्मक अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति की कुछ विशेषता है। अभिव्यक्ति भावनाओं की गहराई का स्वरूप है। अभिव्यक्तियों का विकास सामाजिक संबंधों के कारण होता है। अभिव्यक्ति के सामाजिक तथा मानसिक दोनों ही पक्ष होते हैं। अभिव्यक्ति व्यक्तित्व एवं सामाजिक दोनों ही प्रकार के होते हैं। अभिव्यक्ति जन्मजात नहीं होती, अभिव्यक्ति व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिबिंब होती है। पार्ट 2 से हमने 6 क्वेश्चन आक्रामकता के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। आक्रामकता हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन मनोविज्ञान ने आक्रामकता को सिर्फ एक अर्थ से बांधना मुश्किल है। आक्रामकता विविध रूप ले सकती है और हो सकता है ये दोनों शारीरिक रूप और या मौखिक रूप या गैर मौखिक रूप से व्यक्त की जा सकती है। आक्रामकता लैटिन शब्द एग्रेसियो हमले से आता है। शास्त्रियों द्वारा आक्रामकता का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका संबंध जानवरों, पारस्परिक मेल तथा प्राकृतिक पर्यावरण में विकास संबंधित है। आक्रामकता की परिभाषा संज्ञा फर्स्ट बल द्वारा विशेष रूप से उसके क्षेत्र अधिकार दूसरे राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करने में एक राज्य की कार्रवाई, एक अकारण आक्रामक हमला, आक्रमण सेना किसी विदेश आक्रमण को रोकने के लिए तैयार। किसी भी आक्रामक कार्रवाई, हमले या प्रक्रिया एक अतिक्रमण, किसी के अधिकारों पर कोई आक्रमण। प्रभावशाली आक्रामकता कुछ प्राप्त करने के लिए आदेश से हानि पहुंचाना। भावनात्मक आक्रामकता अपने लिए हानि पहुंचाना। आक्रामकता शारीरिक रूप से एवं मनोवैज्ञानिक कारणों से ही हो सकती है। शारीरिक, आनुवंशिक या सहज इरादों और मनोवैज्ञानिक किसी स्थिति में होने के कारण या लिंग भेद होने के कारण हो। आक्रामकता सहज प्रवृत्ति के रूप में संबोधित करें। कई लोगों को लगता है आक्रामकता मूल प्रवृत्ति, भले ही शायद लोगों ने फ्रॉइड की मौत वृत्ति के विषय पर में पढ़ा नहीं है और अगर पढ़ा भी है तो शायद ही मौत वृत्ति की धारणा को स्वीकार करें। लोकप्रिय स्तर पर आक्रामकता को एक जन्मजात आंतरिक रूप से निर्देशित विनाशकारी प्रवृत्ति का एक बाह्य विस्थापना के रूप में इतना नहीं देखा जा सकता, बल्कि एक सार्वभौमिक बाह्य निर्देशित प्रवृत्ति संभवतः एक उत्तरजीविता प्रवृत्ति से जुड़ा एक गुण के रूप में जो जानवरों को मानव जाति के साथ एकजुट करती है। कई लोगों का मानना है कि मानव आक्रामकता को स्पष्ट कर समझने के लिए गैर मानव पशु दुनिया का अध्ययन लाभदायक हो सकता है। बाह्य रूप से उत्तेजित आक्रामकता। संवादित आक्रामकता का दूसरा सिद्धांत जन्मजात प्रवृत्ति से हट के बाह्य रूप की उत्तेजनाओं के आक्रामकता के स्रोतों के रूप में मानता है। केंद्रीय कल्पना यह है कि आक्रामकता परिभाषित उत्तेजना से हताशा कहते हैं। शास्त्रीय ग्रंथों में
इस विषय में डोलार्ड और उनकी सहयोगियों ने शुरू में साहित्योभावी अभिकथन की रचना की, जिसमें यह कहा आक्रामक व्यवहार की घटना का कारण हमेशा हताशा का होना माना गया, और यह है कि हताशा का होना हमेशा आक्रामकता को किसी न किसी रूप में जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा इसके घटनाओं का वर्णन कीजिए। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने स्वरूप में अंतर्निहित होता है। यह करना धातु से बना है। इस धातु से 3 शब्द बनते हैं। प्रकृति की मूल स्थिति यह संस्कृत हो जाता है, और जब यह बिगड़ जाता है तो विकृत हो जाता है। अंग्रेजी में संस्कृति के लिए कल्चर शब्द को प्रयोग किया जाता है, जो लैटिन भाषा में कल्ट या कल्टस से लिया गया, जिसका अर्थ है जोतना, विकसित करना या परिष्कृत करना और पूजा करना। संक्षेप में किसी वस्तु को यहाँ तक संस्कारित और परिष्कृत करना, इसका अंतिम उत्पाद हमारी प्रशंसा और सम्मान प्राप्त कर सके। यह ठीक उसी तरह है जैसे संस्कृत भाषा का शब्द संस्कृति। संस्कृति जीवन की विधि है, जो भोजन हम खाते हैं, जो कपड़े पहन बोलते हैं और जिस भगवान की पूजा करते हैं, ये सभी सभ्यता कहलाते हैं। तथापि इनमें संस्कृति भी सूचित होती है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संस्कृति उस विधि का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं और कार्य करते हैं। इसमें वह अमूर्त, अभौतिक भाव और विचार भी सम्मिलित, जो अपने एक परिवार और समाज के सदस्य होने के नाते उत्तराधिकार में प्राप्त करते हैं। एक समाज वर्ग के सदस्य के रूप में मानवों की सभी उपलब्धियां उसकी संस्कृति से प्रेरित कही जा सकती हैं। कला, संगीत, साहित्य, वास्तु विज्ञान, शिल्प कला, दर्शन, धर्म और विज्ञान सभी संस्कृत के प्रकट पक्ष हैं। तथापि संस्कृत में रीति रिवाज, परंपरा, पर्व, जीवने के तरीके और जीवन के विभिन्न पक्षों पर व्यक्ति विशेष का अपना दृष्टिकोण भी सम्मिलित है। इस प्रकार संस्कृति मानव जनित मानसिक पर्यावरण से संबंध रखती है, जिसमें सभी अभौतिक उत्पाद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान किया जाता है। समाज वैज्ञानिकों में एक सामान्य सहमति है कि संस्कृति में मनुष्य द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित हैं। ये चिन्हों द्वारा भी स्थानांतरित किए जा सकते हैं, जिनमें मानव समूह की विशिष्ट उपलब्धियां भी समाहित है। इन्हें शिल्प कलाकृतियों द्वारा मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। वास्तु संस्कृति का मूल केंद्र बिंदु सूक्ष्म विचारों में निहित है, जो एक समूह में ऐतिहासिक रूप से उनसे संबंध मूल्यों सहित विभाजित होते रहते हैं। संस्कृति किसी समाज के वह सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिव्यक्तियों को ज्ञान दिशा को देते हैं। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन पूरा होता है। आगे और क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन और एक नई जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।